नमस्कार, भारत न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बिहार में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? क्या जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, क्या जो ब्रेकिंग और स्क्रॉल में नज़र आ रहा है, वही असली खबर है? या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है? इस कहानी के एक-एक तार को खोलने की कोशिश करेंगे और खोलेंगे कौन? डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे खास मेहमान, उनका स्वागत करते हैं। राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, ये जो बिहार में अभी पूरा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ये इतनी आसान कहानी नहीं है, जो दिखाई दे रही है। लल्लन सिंह ने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद सर्वसम्मति से वो अध्यक्ष बन गए और उसके बाद जी हमें मुंगेर का इलेक्शन लड़ना है, ये बात नहीं पचती है। अब बेशक लल्लन सिंह आज मैंने देखा मीडिया पे बहुत गुस्सा हो रहे थे, आज क्या-क्या बोले हैं वो उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो बिहार में पिक्चर चल रही है और सुपर हिट पिक्चर है, इस कहानी के पीछे आखिर है क्या? सस्पेंस अभी अनरिवील होगा कि अभी और पिक्चर चलेगी? देखिए, परत दर परत कहानी के कई सिरे हैं और जैसे-जैसे दिन गुज़रता जा रहा है और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे बात आगे बढ़ेगी, परत दर परत कहानी जो है वो खुलती जाएगी और इसमें कई सिरे हैं और हर सिरे का जो है वो अपना एक अलग पहलू है। तो इस अभी तो ये शुरुआत है। अभी हम कह सकते हैं कि अभी ये शुरुआत है। अभी नीतीश जी भी खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी ललन कुमार भी कहते हैं एक आवरण के नीचे रह के, पीछे रह के बड़ी सटीक अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। खुल के वो भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम डे बाय डे हम दिन प्रतिदिन जैसे-जैसे हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, टिकट बँटवारे की तरफ बढ़ेंगे और जब कहते हैं कि ललन सिंह के लोगों को टिकट नहीं मिलेगी या नीतीश कुमार कि पार्टी में उस खेमे को टिकट नहीं मिलेगी, जो खेमा अब तक ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए पार्टी को लीड कर रहा था। तो फिर वहाँ से जो है, वो पार्टी में जो है, वो हो सकता है कि उठा-पटक फिर से शुरू हो जाए। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बावजूद, ये बात इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जिसको लेकर के अभी अभी तो कहते हैं ना कि अभी चिंगारी जो है वो सुलग रही है। अभी धुआँ आना और आग की लपटें आना बाकी है। तो इस नज़रिए से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा बहाना ढूँढा गया है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर ध्यान देना है। लोकसभा सीट पर ध्यान देने की खातिर राजीव रंजन या ललन कुमार जो है वो ललन सिंह। पार्टी हाँ, ललन सिंह जो है वो पार्टी अध्यक्ष का पद जो है वो नहीं छोड़ते और अब तक वो थे ऐन वक़्त पे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि ये जो दिल्ली वाली जो बैठक 29 तारीख को हुई, उसके ठीक 2 या 3 दिन पहले ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच काफ़ी लंबी बैठक हुई थी। दोनों मीडिया के सामने दोनों एक-दूसरे से कहते हैं ना कि एक-दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए सामने आए थे। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे की जो कहानी है, उस मुस्कुराहट के पीछे का जो दर्द है, वो मीडिया के सामने अभी नहीं आया है। उस मीटिंग में क्या हुआ, ऐसा अचानक से कौन-सा समीकरण बना कि ये मीडिया की बातों को नकारते रहे, नकारते रहे, नकारते रहे और अचानक से जिस दिन बैठक थी 29 तारीख को, उस दिन खुद ललन सिंह जो है, वो नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव लेकर के आते हैं और नीतीश कुमार स्वीकार करते हैं और फिर कहते हैं कि इनको लोकसभा के अपनी सीट पे ध्यान देना है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या उसकी इतनी औकात नहीं, क्या उसकी इतनी बिसात नहीं, क्या वो इतनी हैसियत नहीं रखता कि अपनी एक लोकसभा सीट निकाल सके? सोचने वाली बात है। अमित शाह किसी भी अध्यक्ष रहते हुए गुजरात से चुनाव लड़े हैं और नड्डा साहब अभी अध्यक्ष हैं, अगर उनको चुनाव हिमाचल से लड़ना पड़ जाए तो क्या वो इस्तीफा दे देंगे? खड़गे साहब अभी अध्यक्ष हैं तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? कहानी ये है कि आपने वो जो पिक्चर बताई ना 1 दिन पहले मीटिंग से मीडिया के सामने हँसते हुए, एक-दूसरे के साथ जाते हुए, वो एक्चुअली शुरू से क्रिएटेड लग रही थी, माने ना माने। वो एक मीडिया को एक मैसेज देने की कोशिश थी, अरे! सब कह रहे हैं मनमुटाव है, ये तो कैसे हँसते हुए एक-दूसरे का हाथ पकड़ के और एकदम अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना गुस्सा ललन सिंह के मन में है, वो आज जब मीडिया से मैं देख रहा था बात कर रहे थे, अरे तुम तो गोदी मीडिया हो, अरे तुम लोग तो गोदी मीडिया हो, इतना वो कोस रहे थे मीडिया को। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का नेता हो, क्षेत्रीय पार्टी का नेता हो, अब कोई भी जो कुछ यूट्यूबर्स हैं,
जो वामपंथ जिनको बहुत पसंद है या जिनकी अपनी एक विचारधारा है, वो बेशक गोदी मीडिया कह दें, बड़े चैनल में काम करने वाले अब जो आजकल यूट्यूब पे लगे हुए हैं भाई साहब, लेकिन कोई राष्ट्रीय नेता इस तरह की बात करे समझ में नहीं आता। और उन्होंने बहुत एक तरह से लताड़ा, अरे गोदी मीडिया क्या चला रहे थे इतने दिन से, तुम तो गोदी मीडिया हो, ये हो, बहुत उन्होंने लताड़ा। अब कोई पत्रकार वहां होता ढंग से तो सवाल उनसे ये भी पूछता कि सर मान लीजिए हम गोदी मीडिया भी हैं, पर हमें कैसे पता चल गया 15 दिन पहले कि आपने इस्तीफा देना है? और हुआ भी वही। आप हमें कोसते तब जब हम 15 दिन से खबर चलाते कि इस्तीफा देंगे देंगे देंगे, और फिर वो 29 तारीख को बैठक के बाद वो खबर गलत साबित हो जाती। फिर आप आते और भड़कते, बहुत खबर चला रहे थे, कहाँ है, कोई इस्तीफा नहीं हो, सब कुछ ठीक है। पर जो मीडिया ने बोला वो तो हुआ, और 30 सेकंड में हृदय परिवर्तन हो गया। आप भाषण दे रहे हैं और 30 सेकंड में आपको लगा कि नहीं, मुझे मुंगेर पे ध्यान देना है। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है। और जितनी वो स्क्रिप्ट लिखी थी, मीडिया के सामने आना, हाथ पकड़ना, पहले बैठक करना, और फिर नहीं कि मुंगेर पे ध्यान देना है, मैंने नीतीश जी को प्रपोज किया है, 3:30 बजे फिर बैठक होगी, उसमें देखते हैं नीतीश जी मन मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कैसी स्क्रिप्ट लिखी थी सर ये? स्क्रिप्ट लिखने वाले की गलती है, बहुत लूपहोल्स थे इसमें जो पहले समझ आ रही थी। बिल्कुल आपने सही इशारा किया है। दरअसल जो ललन सिंह का गुस्सा है, राजीव रंजन और ललन सिंह का जो गुस्सा है, वो इस बात को लेकर के है कि उनकी सारी राजनीति और राजनीति के जितने उनके दांव पेच, कहते हैं दांव पेच की राजनीति बिहार में कुछ ज्यादा ही चलती है। तो ये जो दांव पेच उन्होंने पहले ही जो एक ताना बाना बुना था, मीडिया ने उसको पहले ही एक्सपोज कर दिया। मीडिया ने पहले उस चीज को सबके सामने ला दिया, और वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी जो सियासी बिसात है, जो वो सोचते हैं, जो वो करना चाहते हैं, या जो उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है, ये सारी बातें मीडिया में पहले क्यों कैसे आ जाती है? कौन है जो सारी खबरें, जो कहते हैं कि क्लोज डोर मीटिंग की सारी बात जो है मीडिया में कौन लाता है? वो कौन है जो ललन कुमार वो कौन है जो ललन सिंह की जो सारी सियासी बिसात है, उस बिसात में कौन से मोहरे, कौन से प्यादे, कौन सा सर, कौन सा मात, ये जो खेल है शतरंज का, उस खेल के एक एक चाल जो है उसके बारे में मीडिया को जानकारी कौन देता है? ये बड़े गौर करने वाली बात है। ये जो अध्यक्ष पद से हटने या रखने या मीटिंग में जो फैसले होते हैं, वो मीडिया को कौन लाके बताता है? ये नीतीश कुमार एक तरफ ललन सिंह को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, और पार्टी के जो हालात हैं उसमें हमें अभी लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और जो पार्टी के भीतर जो एक सुगबुगाहट है, या पार्टी के भीतर जो अलग अलग धरे हैं, अलग अलग गुट हैं, उन सबको संतुलित करना है। और उन सबको संतुलित करने के लिए और पार्टी के अंदर सब कुछ बेहतर दिखाने के लिए पार्टी की कमान मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। ये वक्त की नजाकत है, वक्त की मांग है, और इसलिए जो है मुझे अध्यक्ष बनने दीजिए, और आपस में हम लोग मिलकर रहेंगे। और सारी बातें जो है वो हो रही थी, और साथ ही साथ जो भी बात मीटिंग में होती थी वो सारी बात चुपके से मीडिया के साथ शेयर कर दी जाती थी। इसका साफ साफ मतलब है कि कोई ना कोई वो शख्स है जो नीतीश और ललन सिंह की बैठक का हर राज जानता था, और उसने डे बाय डे हर दिन की जो डेवलपमेंट होती थी वो मीडिया को साझा की जाती थी, और मीडिया उसको लेकर के हाँ, तो पब्लिक के मीडिया को सामने आती कैसे थी। पता चला? हाँ, ये तो प्रश्न पूछना चाहिए, तो खुद आप भीतर से खुद से ही पूछें कि मीडिया तक बातें और कैसे मीडिया ने पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो खबर मीडिया के पास आई और मीडिया ने जो जो चीजें बताई, वही वही बात उस मीटिंग में निकलकर सामने आई। नहीं, ये तो तो इसका मतलब, देखिए, ये और प्रेस यही की और यही वो स्वतंत्रता है। बात है जिसको लेकर के ललन सिंह जो है काफी नाराज हैं, और इसीलिए उन्होंने गोदी मीडिया और तमाम तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करके मीडिया पे अपने और गुस्से का मैं तो इजहार ये किया है। कहता हूँ, जिस शख्स ने गोदी मीडिया नाम की इन्वेंशन की है, जरा आए बैठे हमारे चैनल पे बात करें, हमारे पे हम उनको बताते हैं कि गोदी मीडिया जो आपने बोला है भाई साहब, इसका मतलब ही समझा दो। गोदी का मतलब तो यही है ना कि किसी की गोदी में बैठ जाना जाके। तो हम्म आप हम्म बताइए कि आप किसकी गोदी में बैठे हो? अगर हम्म बैठे हम्म हो तो आप भी गोदी मीडिया हो, क्योंकि हम्म वन साइडेड खबर तो ये पूरा ग्रुप भी चलाता है। हम तो फिर हम्म भी पूरा एनालाइज करते हैं। ये हम्म जितना एक ग्रुप है जिनका नाम लेना ठीक नहीं है, ये हम्म पूरा ग्रुप वन साइडेड खबर चलाते हैं। इनका काम है मोदी जी को कोसना कोसना कोसना।
क्या ऐसा गलत कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? सबसे अच्छे काम कर रहे हैं। अगर आप उनको कोस रहे हो तो इसका मतलब आप किसी की गोदी में बैठे हो, तो आपको भी क्यों ना गोदी मीडिया कहा जाए। तो ये जो बोल असल रहे में हैं असल में तो गोदी मीडिया यही है। यही है, यही बिल्कुल। ये और हम तो ये एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहली ये बात। जो है, ये एक तरफा जो है वो नेगेटिव नैरेटिव सेट करते एक्चुअली हैं। सर सुनते आए ना आज तक, सारे सुनते रहे गोदी मीडिया गोदी मीडिया। मैं तो कह रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, आइए हम आपको लिंक भेजते हैं, आप बैठिए लाइव हमारे साथ और बताइए कि गोदी मीडिया क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। जिसने भी इन्वेंशन किया है, अगर उसने हिम्मत है तो आ जाए, बैठ जाए हमारे साथ आके, और लाइव बैठेंगे और बताए गोदी मीडिया क्या होता है। गोदी का अर्थ है एक किसी शख्स के बारे में बातचीत करना और उसी के फेवर में बोलना। ये हो गया कि आप उसकी गोदी में बैठे हो। तो आप भी तो भाई साहब वही काम कर रहे हो। हम तो देश के लिए बोल रहे हैं, हम तो राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं। आप कह सकते हो राष्ट्र की गोदी में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, राष्ट्रवादी हैं, देशवादी हैं, देश की गोदी में बैठे हैं। आप किसकी गोदी में बैठे हो? बगल वाले मुल्क की, हम्म या वो जहां से वो फंडिंग आ रही है यूएस वाले भाई साहब से? हम्म। तो बताना इनको पड़ेगा कि किसकी किसकी गोदी में बैठे हो। रोज रोज गोदी में बैठने से बदलनी, ये तो गोदियां ही बदली जा रहे हैं, हम कम से कम एक देश की गोदी में तो है। पहली कहानी ये। दूसरी कहानी ये कि अब आपको बिहार की पूरी तस्वीर क्या दिखाई देती है, ये फाइनल तस्वीर बनकर क्या उभरी है? देखिए, बिहार में जो तस्वीर अभी उभरती हुई दिखाई दे रही है, ये पूरी तस्वीर उभर कर सामने आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो अभी मौजूदा और जो ताजा हालात हैं, उसमें चीजें जो है वो एक तरफ से शिफ्ट होती नजर आ रही है। यानी कि जो ललन सिंह का जो कुनबा है, वो अब धीरे धीरे जो है उसमें एक कहते हैं कि एक निराशा का भाव है। उसको ऐसा ये लग रहा है कि ललन सिंह के हटने के बाद उस कुनबे को एक अपने मुखिया की तलाश है, जो वापस से उसको पावर सेंटर में ले आए, वापस से उसको न्यूक्लियस में ले आए। और इसीलिए ये नेता अब एक नया कहते हैं ना, एक नए ठिकाने की तलाश में है कि कब कहां कैसे अपने आप को मजबूत स्थिति में लाया जाए। और नीतीश कुमार पहले से ही अपनी एक लॉबी लेकर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार अब जब चुनाव बेहद करीब है, तो पिछली वाली गलती दोहराने से बचना चाहेंगे। और इसीलिए अब वो एकदम से कहते हैं ना कि उनका जो जोर है वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ज्यादा है। वो राष्ट्रीय राजनीति को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपने गौर किया होगा, देखा होगा कि किस तरीके से जब पहली बैठक उन्होंने पटना में बुलाई थी इंडी गठबंधन को लेकर के, पहली बुनियाद रखने को लेकर के कि हाँ हम इसको लेकर के जो है वो हम एक शुरुआत करते हैं। उस समय से लेकर के अब तक आप देखेंगे बिहार में जो गठबंधन की सरकार है, उस गठबंधन की सरकार में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, वामपंथी भी है। और यही जो है इस इंडी गठबंधन का जो कहते हैं ना जो बेसिक आधार है, वो यही चार दल हैं। इन्होंने ही वो पहल शुरू की थी। और उसमें उन चार दलों में जो सबसे अहम भूमिका निभाई थी, जो मुखिया की भूमिका निभाई थी, वो नीतीश कुमार ने निभाई थी। लेकिन कांग्रेस ने बड़े आराम से, बड़े आहिस्ते से नीतीश कुमार को किनारे कर दिया था। तो ये जो नीतीश कुमार ने जो अपने आप को अध्यक्ष बना करके और पार्टी के ऊपर जो अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है, और इसके जरिए ये संकेत देने की कोशिश की है कि बाद बाकी जितने भी दल हैं वो उन्हें हल्के में न ले, वो उनको कहते हैं ना कि किनारे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि नीतीश कुमार अब भी पावरफुल है। लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब कितने दिन। नीतीश कुमार की उम्र 75 साल हो चुकी है। नीतीश कुमार जो है वो मुश्किल से 2 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में लोग 80 साल के बाद नहीं होते हैं, न तो शारीरिक तौर पर, न ही मानसिक तौर पर, और न ही सियासी तौर पर। आप उस स्टेज में नहीं होते, आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं होता कि आप जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स, सक्रिय राजनीति में आप कारगर भूमिका निभा सके। आपने देखा होगा अभी हाल के दिनों में कुछ तरीके से नीतीश कुमार जो है वो जुबान उनकी फिसल जाती थी, या किस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, या बार बार गुस्सा हो जाते थे। वैसे कई सारे मामले सामने आए हैं। तो लोगों को ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार जो है अब उम्र के इस पड़ाव पे है जहाँ पे कि वो आखिरी पारी खेल रहे हैं। और इसीलिए शायद ललन सिंह भी चुपचाप किनारे हो गए हैं कि बजाय नीतीश से इस समय उलझने के बजाय, नीतीश का थोड़ा सा जो गुस्सा है, या नीतीश के साथ जो थोड़ी सी कहते हैं ना कि अगर इस आखिरी मौके पे अगर हमने नीतीश के साथ बिगाड़ ली, तो फिर कोई दूसरा खेमा, कोई दूसरा जो तबका है वो कहीं पार्टी पे कब्जा न कर ले और हम कहीं किनारे ना हो जाए। क्योंकि नहीं तो ललन सिंह क्या को भी ललन बीजेपी सिंह को के ये साथ बीजेपी के साथ कोई बातचीत चल रही है? ऐसा कोई अंदेशा लगता है कि अंदर खाते कुछ चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार
के सामने जो अभी मौजूदा स्थिति है उसमें बीजेपी के साथ उनकी बातचीत कितनी चल रही है, क्या चल रही है, कहना मुश्किल है। लेकिन अभी अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो ऐसी संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है, क्योंकि वो वापस से वो इंडी गठबंधन में अपनी खोई हुई बिसात हासिल करने में लगे हुए हैं। और मुझे अध्यक्ष लगता है बनने के राकेश बाद जी, 3 थ्योरीज हैं इसमें। इसमें 3 थ्योरीज मेन है। पहली थ्योरी जो आपने कही कि ये सब करने के बाद उन्होंने अब ये साबित कर दिया कि आई एम मोस्ट पावरफुल, सरकार में भी और पार्टी में भी, और उनके बिना बिहार में सरकार बन नहीं सकती है किसी की। तो उन्होंने एक तरीके से इंडी गठबंधन को ये संदेश पहुंचा दिया कि देख लीजिए, मैं ही सबसे पावरफुल हूं, बातें माननी है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास विकल्प है। अब दूसरी थ्योरी जो विकल्प है वो एनडीए है। अब जो मार्केट में या मीडिया में खबर, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि बीजेपी के साथ अंदर खाते हो सकता है बात चल रही हो, और बात ये चल रही है कि भैया अगर आपको एनडीए में पुनः वापसी करनी है तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा, क्योंकि आपकी छोटी पार्टी है, हम बड़ी पार्टी हैं, इस बार हम रिस्क नहीं लेंगे और मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से ये इशारा है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, 25 तक तो कोई संभावना नहीं, आपको एक्सेप्ट करना है तो ऐसे ही करना होगा। क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहे, साथ में आए और फिर वही पूरा सुपड़ा साफ वाली वहां पे कहानी हो। लेकिन ये एक थ्योरी है। तीसरी थ्योरी जो ये कहा जा रहा है कि जेडीयू को ये एक मैसेज दिया गया है कि ठीक है, आपके लिए एक प्लान बी है हमारे पास। ये एक थ्योरी है, हम नहीं कह रहे कि ऐसा कहा हुआ ही है, हम ऐसा ही कि ऐसा अंदेशा लग रहा है, ऐसी मार्केट में बात चल रही है। प्लान बी ये हो सकता है कि भाई आप डिसॉल्व कर दीजिए असेंबली, आप बने रहिए मार्च अप्रैल तक सीएम, उसके बाद आप लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव करा लो। ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक थ्योरी है। लेकिन अब इन 3 थ्योरियों में से अभी जेडीयू को सोचने का मौका है, क्योंकि पहली थ्योरी या तो कांग्रेस मान जाए। अब ये 2 थ्योरियां इसलिए भी चल रही हैं ताकि कांग्रेस भी फटाफट प्रेशर में आए, बाकी पार्टियां भी प्रेशर में आए और फटाफट से एक बार नीतीश कुमार को कन्वीनर या फिर जो भी बनाने की प्रक्रिया वो चले। हालांकि वो अपने पास से, हम हर बार इसको कर देते हैं अंडरलाइन, को अपनी तरफ से मना कर चुके हैं, भाई मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कन्वीनर बनना ही नहीं है। लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ये राजनीति है। दूसरा, बीजेपी ने ये जो पासा फेंका है, अगर बातचीत हो रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से डिनायल है टोटल, कोई बातचीत नहीं चल रही है, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, वो अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ये थ्योरीज चल रही हैं तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक थ्योरी है जिसके मैच्योर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं? क्योंकि एनालिसिस तो बैठ के कर रहे होंगे नीतीश कुमार कि ए थ्योरी में ये फायदा ये नुकसान, बी थ्योरी में ये फायदा ये नुकसान, सी थ्योरी में ये फायदा ये नुकसान। 25 में कुर्सी तो छोड़नी ही है, उनका अपना ही ऐलान है। अब वो कुर्सी चाहे वो बीजेपी के लिए छोड़े या फिर तेजस्वी के लिए छोड़े, ये तो तय है कि 25 में कुर्सी छोड़नी है उनके अब तक के वक्तव्य के मुताबिक। ये अलग बात है कि वो एकला चलो चले जाए और बोल दे कि नहीं मैं ही बनूंगा 25 में भी, अभी मुझे और सेवा करनी है बिहार की, अभी तो और बहुत सारी चीजें करनी है। लेकिन हाल की घड़ी में एक बात तो तय है कि मुझे कुर्सी छोड़नी है तो बीजेपी के लिए छोड़नी है या तेजस्वी के लिए। तो ये बहुत सारी थ्योरियां प्रिवेल कर रही हैं बिहार को लेकर। ऑफिशियल का ना बीजेपी की तरफ से कुछ बताया जा रहा है ना जेडीयू की तरफ से, दोनों की तरफ से डिनायल है। आरजेडी भी कह रही है सब ठीक है, लेकिन ये वो थ्योरी है जो मीडिया में इस वक्त प्रिवेल कर रही है। आपको कौन सी सबसे स्ट्रॉन्ग लगती है? क्योंकि नीतीश कुमार के पास हमेशा से, आप अगर गौर करें तो नीतीश कुमार के पास संख्या बल यानी कि विधायकों की संख्या कम हमेशा से रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच में जीतन राम मांझी को उन्होंने थोड़े वक्त के लिए बनाया था, लेकिन वो 18 साल से बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि उनके पास जो विधायकों की संख्या है वो उनके सहयोगी दल से हमेशा कम होती है। बावजूद इसके वो कुर्सी पे बने रहते हैं, यानी कि जोड़ तोड़ की सियासत में उनका कोई सानी नहीं। सामने वाले को कैसे बार्गेन करना है, सामने वाले को कैसे सियासत में बैकफुट पे रखना है, ये आर्ट, ये कला नीतीश कुमार बेहतर तरीके से जानते हैं। और रही बात इंडी गठबंधन की, अगर इंडी गठबंधन में जैसे हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से इंडी गठबंधन जो है वो बनने की जगह बिखराव की राह पे है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, आखिर तक अपनी बात पे अड़े रहेंगे। यानी कि संयोजक बनने की जो उनकी जिद है वो उस जिद पे अड़े रहेंगे।
और कांग्रेस और तमाम दूसरे दलों के नेता जो हैं, इसी जिद की वजह से जो है वो किसी कॉन्सेंसस यानी किसी पर वो आम हिडन जिद सहमति है, पे। वो जिद उन्होंने कभी प्रैक्टिकली बोली नहीं है, उसको डिनायल करते हैं कि मुझे नहीं बनना है नहीं कभी, नहीं नहीं वो नहीं नहीं, हिडन। नीतीश कुमार की राजनीति का ये सबसे बड़ा पहलू है कि उनको जो करना होता है, उनको जो करना होता है वो बड़े गुपचुप तरीके से करते हैं। उनको जो करना होता है वो कर जाते हैं। उनको अगर आरजेडी में जाना है तो अचानक से वो कोई एक बहाना मार के आरजेडी का दामन थाम लेते हैं। उनको अगर आरजेडी से निकल के बीजेपी के पास जाना है तो कोई एक बहाना निकाल के और अचानक से बीजेपी में शिफ्ट कर जाते हैं। नीतीश कुमार पहले से कोई पृष्ठभूमि जनता के सामने नहीं रखते। ये उनकी राजनीति का सबसे बड़ा पहलू है, मैं आपको बता रहा हूं। और जिस तरीके से मुझे जो लग रहा है, जिस तरीके से एनडी गठबंधन और उसके आगे भविष्य की जो राजनीति जिस दिशा में जा रही है, उसमें नीतीश कुमार के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का वो वादा कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं। ऐसे में आरजेडी इस बयान को आधार बना के राज्य की कमान, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा पेश करेगी। और मुझे लगता है कि ये दावा नीतीश को कभी मंजूर नहीं होगा। और एक बार फिर से वही होने की गुंजाइश है कि नीतीश इस मुद्दे पे वापस बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसीलिए इसीलिए उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में लिया है, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी से छिटक के उन्होंने आरजेडी का दामन थामा था, तो उसमें जो मजबूत कड़ी यानी कि इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया था वो ललन सिंह थे। ललन सिंह की वजह से ही आरजेडी के साथ साझेदारी हुई थी। तो इसलिए इस बार उन्होंने, क्योंकि उनको आरजेडी का साथ हो सकता है कि आने वाले समय में छोड़ना पड़ जाए, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम ललन सिंह को किनारे किया है। पर इसमें एक और पेच भी अभी फंस रहा है। मान लीजिए ये तो आरजेडी के साथ रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं मुंगेर से, फिर तो कहा ही जा रहा है कि आरजेडी से इनकी नजदीकियां हो चुकी थी, वहां पे वोट ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि वहां पे सीट फंसी हुई है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ समझौता हो जाता है, एनडीए में वापसी होती है, अगर कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं हैं पॉलिटिक्स में, तो फिर क्या इतना कुछ बीजेपी के विषय में बोलने वाले ललन सिंह को मुंगेर में बीजेपी के कैडर का सपोर्ट मिल पाएगा? देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में मुंगेर सीट पे जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों जो है सो अलग अलग थे। और इस वजह से 2014 के चुनाव में मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी उस सीट से चुनाव जीती थी। लेकिन वापस से जब 2019 में चुनाव हुए और जेडीयू और बीजेपी दोनों एक साथ थे, तो वहां पे ललन सिंह को जीत मिली थी। अगर इस बार फिर से ललन सिंह बिना बीजेपी के चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए जीतना बड़ा मुश्किल होगा। और कहानी तो ये भी चल रही है कि बीजेपी गिरिराज सिंह को वहां पे उतार सकती है, और वो आपको पता ही है वक्ता कितने अच्छे हैं, तेज तर्रार नेता है, तो दिक्कत और बढ़ जाएगी उनके लिए। नहीं, तेज तर्रार नेता है, जनाधार वाले नेता है। ये वही गिरिराज सिंह है जिन्होंने पिछली बार अपना लोकसभा का सीट बदला था और वो बदला था। बेगूसराय से लड़े थे। और बेगूसराय में उन्होंने कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता को मात दी थी। हराया तो था। जनाधार वाले नेता है, काफी समझदार नेता है। और कहते हैं कि विकास के काम में इनका कोई सानी नहीं, ये जनता के बीच अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मुंगेर से अ, इनका सामना अगर ललन सिंह से होता है, तो फिर ललन सिंह को हार के सिवा और कुछ नहीं नसीब होगा, ये बात तय है। तो इसलिए जो है सो यही यही वो सारे छोटे छोटे बिंदु हैं जिसको लेकर के जो है वो नीतीश कुमार, ललन सिंह, सबके कहते हैं ना कि माथे पे जो है वो शिकन है, सबके चेहरे पे जो है वो एक तरह का तनाव है। और तनाव होने भी लाजमी है, क्योंकि आरजेडी जो है वो अब किसी दबाव के मूड में नहीं है। आरजेडी अब किसी समझौते के मूड में नहीं है। आरजेडी को आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर के आरजेडी बिल्कुल अपना रुख साफ कर चुकी है। सीटों के गठबंधन को लेकर के आरजेडी ने अपनी शर्तें पहले ही रख दी है। और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के आरजेडी पहले ही इनसे अपना बयान ले चुकी है। तो ऐसे में मेरे पास जो एक आगे की जो रणनीति समझ में आ रही है आरजेडी को लेकर के, वो ये है कि जब राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वक्त बहुत कम है। 75 साल के बाद 5 साल और, इस 5 साल में अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ नहीं बना पाए तो नीतीश कुमार फ्लॉप।
और इस 5 साल में अगर वो वापस से बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर वो नहीं बचा पाए तो नीतीश कुमार किनारे कर दिए जाएंगे। और नीतीश कुमार जब किनारे हो जाएंगे तो उनकी पार्टी में नीतीश कुमार की जगह अगला कौन, इसको लेकर के अभी अभी से जमीन तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है। और इसीलिए बजाय कि नीतीश कुमार के साथ मनमुटाव या नीतीश कुमार के साथ टकराव की राजनीति करने के बजाय ललन सिंह ने खुद को आहिस्ते से नीतीश कुमार के साथ रहते हुए अलग कर लिया है कि 5 साल के बाद तो फिर पार्टी उन्हीं को मिलनी है। अगर वो अभी नीतीश कुमार से लड़ लेते हैं तो नीतीश कुमार दूसरे खेमे के साथ चले जाएंगे और फिर आगे पार्टी की कमान जो है हो सकता है कि वो खेमा संभाल ले। इसलिए ललन सिंह ने अभी बड़ी चालाकी दिखाते हुए नीतीश कुमार की बात मान ली है। उसको पता है कि 5 साल के बाद नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में उतने कारगर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। वैसे में अगर उनको किसी के साथ या किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी तो ललन सिंह वापस से पार्टी अध्यक्ष की कमान संभाल करके और फिर पूरी तरीके से जेडीयू को अपने कब्जे में लेकर के जेडीयू की कमान संभाल करके और फिर अपने हिसाब से राजनीति करेंगे। तो ये सारी बिसात जो है वो लंबे समय से चली आ रही है। और अब देखना यह है कि अगला जो चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें नीतीश कुमार के सामने क्या हालात बनते हैं, वो किस तरीके से अगला कदम उठाते हैं। और चुनाव नतीजों के बाद सबसे पहले तो इंडी गठबंधन को लेकर के जो है तस्वीर साफ होनी है। जैसे वो तस्वीर साफ होगी उसके बाद जो है वो फिर आगे की तस्वीर साफ होगी। मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन में अगर नीतीश कुमार की दाल नहीं गली तो फिर ये तय मानिए कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले वापस नीतीश कुमार एनडीए का दामन थामेंगे, फिर से एक नया गठबंधन करेंगे और फिर से जो है अपनी राजनीति और अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वापस से वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जा सकते हैं। मुझे राकेश जी लगता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना लंबा इंतजार मुझे लगता नहीं है करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नए साल में जनवरी के महीने में हमें बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। अगर उन्होंने एनडीए के साथ जाना ही हुआ, अगर उनकी मर्जी है, तो वो आपको फिर बहुत जल्द पता लग जाएगा। नहीं जाना हुआ तो फिर कहानी साफ हो ही जाएगी। अभी तक तो यही है कि नहीं जाना है, दोनों तरफ से नो है। बीजेपी कहती है नो, हम अकेले लड़ेंगे, आरजेडी और जेडीयू कहते हैं हम इकट्ठे हैं। अभी तक तो कहानी ये है। लेकिन जिस तरह से स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, जिस तरह से कहानियां गढ़ी जा रही हैं, जिस तरह से एकदम चेंजेस देखने को मिल रही हैं दिन रात, उससे लग रहा है कि कुछ तो जरूर पक रहा है। और ये ढक्कन अच्छे से बंद नहीं करते, वो थोड़ी सी हवा बाहर आती है, स्मेल मीडिया को मिल जाती है और मीडिया खबर बनाती है और फिर ये मीडिया पे गुस्सा हो जाते हैं। तो ढक्कन देखिए मजबूती से लगाई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो आसार लग रहे हैं कि जनवरी के आखिर में तस्वीर साफ हो जाएगी या फरवरी हो के जाएगी, फर्स्ट वीक में तस्वीर साफ हो जाएगी। बस इससे क्योंकि ज्यादा लेट नहीं अगर हो सकता। उससे ज्यादा क्योंकि नीतीश जी को अगर अगला कदम लेना है तो वो जनवरी के एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं या फिर वो आरजेडी के साथ बने रहना चाहते हैं। क्योंकि तब तक तो मुझे नहीं डेट्स ही लगता कि अनाउंस हो आरजेडी, जाएंगी सर। तब तक तो लोकसभा की डेट्स ही आनी शुरू हो जाएंगी मुझे लगता है। और बिल्कुल बिल्कुल। ये एक महीने में आप चाहे अभी सब कह लें कि मीडिया खराब, मीडिया गलत चलाती है, मीडिया ही करती है, हमारा तो काम है आंकलन करना। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगले एक महीने में बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। हर रोज एक नया सस्पेंस के ऊपर से पर्दा उठेगा, हर रोज एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, हर रोज एक नई कहानी दिखेगी और फिर आप कहेंगे यार ये कहानी तो कहीं सुनी लग रही है। कहानी कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे आपने सुनी होगी, जो आपको फिर हकीकत आगे बनती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया अपना नमस्कार समय नमस्कार। निकालने के लिए। और सभी दर्शक अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर रखें और कोई सवाल हो तो वो भी आप जरूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये विनती है आपसे हाथ जोड़ के। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।